Hello friends, hi, I am Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civis Tube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये हमारी MP GK सीरीज़ जो चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। अब हमारी जो MP GK सीरीज़ का जो हिस्ट्री का पार्ट है उसके हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये उसके कंटिन्यूएशन में 4th लेक्चर है। तो यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। तो आपको आगे का जो हिस्ट्री का पार्ट है मध्य प्रदेश की वो समझने में ईजी रहेगा। जो लास्ट लेक्चर था हमारा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें हमने सबसे पहले साक्स के बारे में पढ़ा, स्केथियन रूलर्स के बारे में पढ़ा, उनने किस तरीके से जो वेस्टर्न क्षत्रप था उसको इस्टेब्लिश किया, अपना स्टेट बनाया और उज्जैन अवंती वाला जो रीजन था उसको कब कैप्चर कर लिया। उसमें हमने रुद्रदामन जो ग्रेटेस्ट साक किंग थे उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने जो दूसरे फॉरेन पावर्स थे जिनने इंडिया पे अटैक करा और उनका क्या एसोसिएशन रहा मध्य प्रदेश के साथ, ये देखा। जैसे कि हमने कुषाण किंग्स के बारे में देखा, उसके अलावा हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश की अदर स्मॉल जो डायनेस्टीज़ थी उस समय की, मतलब कि जो मौर्यन ट्रेड्स के बाद में जो गुप्ता पीरियड आया उसके बीच में जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे जो मध्य प्रदेश में इमर्ज होके आए थे बघेलखंड वाले रीजन में या ग्वालियर वाले रीजन में, उनको भी डिटेल में देखा था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा जो लेक्चर है यहाँ से हम 4th सेंचुरी AD मतलब कि जो 319 AD के आसपास का जो टाइम पीरियड है वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। हम देखेंगे कि गुप्ताज ने किस तरीके से मध्य प्रदेश को कैप्चर किया, उनका किस किस के साथ बैटल्स हुई, किस किस के साथ राइवलरीज थी, किस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश को अपने एम्पायर का पार्ट बनाया। उसके बाद में हम इस लेक्चर में आज के हून्स इन्वेजन के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के बाद में जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पे जो डायनेस्टी एज अ सुप्रीम पावर इमर्ज होके आई वो था गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता एम्पायर सुप्रीम पावर के तौर पे इमर्ज हुआ इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर मौर्यन एम्पायर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस बारे में। ठीक है, अब ये इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये मैप है जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि किस तरीके से गुप्तास का जो रूल है वो एक्सटेंड होते चला गया इंडिया में। देखिए, ये जो मगध वाला पार्ट था, पाटलिपुत्र था, यहाँ पे इनने अपना डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी। श्रीगुप्त जो थे इनने इस डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी आई थिंक 319 या 329 AD के आसपास। हम जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद में जो श्रीगुप्त थे, उसके बाद में समुद्रगुप्त एक इम्पॉर्टेंट किंग इमर्ज होकर आए। उसके पहले चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त फिर समुद्रगुप्त और उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था श्रीगुप्त का। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त वन जब थे उस समय ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल कॉन्कर आप नहीं देखेंगे, बट थोड़ा बहुत इसी पार्ट में देखेंगे। उनके कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह हुए थे जो हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे उसकी पढ़ने की इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका मध्य प्रदेश से ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपनी टेरिटरी को बढ़ा के इतना कर लिया, यहाँ पे इनने इस पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया अपनी टेरिटरी में, इस पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया। बट ये जो मध्य प्रदेश का ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का ये वाले रीजन पे इनका कोई होल्ड नहीं हो पाया। ये जो होल्ड हुआ वो कब हुआ? वो हुआ चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। ठीक है, मेनली चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे इनने मध्य प्रदेश पे अपना होल्ड बनाया गुप्ता डायनेस्टी ने। तो अब हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये मैप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ईजिली सारी चीज़ें आपके माइंड में कंस्ट्रक्ट हो पाए, आपको सब चीज़ें डिटेल में समझ में आ पाए कि किस तरीके से कोई भी डायनेस्टी आई तो उसका रूल किस तरीके से बढ़ा या किस तरीके से उन्होंने नई नई टेरिटरी को एक्वायर किया, किस तरीके से अपने जो किंगडम को एक्सटेंड किया। ठीक है, अब जब हम ये गुप्ता एम्पायर देखते हैं तो मेनली जो गुप्ता एम्पायर का रूल था वो 329 AD के आसपास स्टार्ट हो गया था। बट जो उनने मेनली इस बड़े से एरिया को जो कैप्चर किया था ये ऑलमोस्ट 400 AD तक आते आते ये सारी चीज़ें वो कैप्चर कर पाए थे।
तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हमको 400 AD के आसपास से देखने मिलती है गुप्ता से रिलेटेड। ठीक है, अब जो गुप्ता डायनेस्टी के जो किंग जिनका सबसे ज़्यादा एसोसिएशन रहा है मध्य प्रदेश से, वो थे चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य ने जो साक किंग थे रुद्र सिंह, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रुद्र सिंह लास्ट उज्जैन के साक किंग थे और उनको डिफीट किया था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने। ठीक है, तो इनको मार के इनने अपना जो होल्ड था इस पार्ट में कर लिया था। यहाँ लिखा हुआ है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य डिफीटेड द साक किंग ऑफ उज्जैन और कॉन्कर्ड मालवा। इनने मालवा रीजन को कैप्चर कर लिया। और जो चंद्रगुप्त टू थे इनने अपनी कैपिटल उज्जैन को बनाया। इसके पहले अपनी सेकंड कैपिटल के तौर पे किसने उज्जैन को इम्पोर्टेंस दी थी? वो दी थी अशोका ने। फिर उसके बाद में हमने अग्निमित्र का पढ़ा, उनके टाइम पे सेकंड कैपिटल बनी थी विदिशा। अब वापस से तब गुप्ता डायनेस्टी आई तो इस समय पे वापस सेकंड कैपिटल जो बनी वो बनी उज्जैन। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का जो मेन जो सीट थी जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ से वो पूरा एम्पायर को देखते थे, अपने किंगडम को देखते थे, वो एरिया था उज्जैन का, ना कि पाटलिपुत्र। ठीक है, अब जब ये उज्जैन में रह रहे थे तो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में ही 9 रत्न थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने यदि मध्य प्रदेश का सिलेबस देखा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, तो आपको पता है डायनेस्टीज़ इसके अलावा डिटेल्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये जो 9 रत्न हैं ये इन्हीं के कोर्ट में थे और ये उज्जैन में थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। अब जो चंद्रगुप्त टू है इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 375 AD से लेकर 415 AD। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे ये वाला जो पार्ट था ये गुप्ता एम्पायर का पार्ट बना। ठीक है, ये बहुत फेमस और पॉपुलर किंग है उज्जैन के। इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और इनके साथ काफ़ी सारे मिथ्स प्रैक्टिस जुड़ी हुई है रीजन में। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, उसके अलावा आपने सुना होगा एक महान राजा थे विक्रमादित्य। एक्चुअली वो महान राजा, वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू ही थे, उनको उसी से एसोसिएट किया जाता है। और इन्हीं से वो सारी मिथ्स, सारे जो बहुत सारी कहानियाँ, उज्जैन का जो रीजन है, यदि आप कभी वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनने में मिलेगी विक्रमादित्य की। तो ये सारी जो स्टोरीज़ है इसका एसोसिएशन चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य से है, जिनका टाइम पीरियड था 375 से लेकर 415 AD। आपको चंद्रगुप्त टू का टाइम पीरियड भी याद होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड किंग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चंद्रगुप्त टू थे इन्होंने काफ़ी टाइटल अडॉप्ट किया था, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इसके अलावा ये अपने आप को शकारी कहते थे, धव कहते थे और देवराज कहते थे। शकारी का टाइटल इनने इसलिए लिया था क्योंकि इनने शाक जो रूल था उसको ख़त्म कर दिया था मध्य प्रदेश से, इसलिए इन्होंने टाइटल लिया था शकारी का। इसके अलावा इनने धव का टाइटल लिया था, देवराज का टाइटल लिया था और इसके अलावा मेन जो इनका टाइटल था वो था विक्रमादित्य, और उज्जैन वाले रीजन में ये विक्रमादित्य के नाम से ही जाने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त टू है, चंद्रगुप्त टू के पहले भी गुप्ता एम्पायर के काफ़ी सारे किंग्स आए थे। जैसे हम सबसे पहले थे श्रीगुप्त, फिर थे चंद्रगुप्त वन, फिर थे समुद्रगुप्त और फिर आए थे चंद्रगुप्त टू। तो अब हम देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त का क्या एसोसिएशन रहा है मध्य प्रदेश के साथ। समुद्रगुप्त भी एक ग्रेट किंग थे। इनका टाइम पीरियड था अराउंड 335 AD से लेकर 380 AD। इनका जो एसोसिएशन था वो मध्य प्रदेश से काफ़ी वेज में हमको देखने मिलता है। काफ़ी सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो मध्य प्रदेश आए थे या उनने यहाँ के किसी रूलर को हराया था, किसी को डिफीट किया था, किसी के साथ उनकी बैटल हुई थी। इसके काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट में सबसे पहले आता है समुद्रगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन। देखिए,
मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं या जो भी हिस्टोरिकल अकाउंट होता है या जो भी कोई लिटरेरी वर्क होता है, कोई ड्रामा बुक होती है जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई अकाउंट मिल पाता है, कोई एविडेंसेस मिल पाते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है जैसे कि मौर्य डायनेस्टी हो गई, गुप्ता डायनेस्टी हो गई, या कोई बहुत ही खतरनाक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मध्य प्रदेश में हुआ हो उससे रिलेटेड कोई इंस्क्रिप्शन है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये 3 मार्कर भी बन सकता है। जो न्यू पेपर है उसके अकॉर्डिंग में 5 मार्कर में भी आ सकता है और 11 मार्कर में भी आ सकता है। ये भी सीधे पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं या ऐसे क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस है जो मध्य प्रदेश में मिले हैं और हमको गुप्तास की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल डिटेल में याद होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो इनके इंस्क्रिप्शन है उसमें सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो देखते हैं समुद्रगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन। अभी जो समुद्रगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है इसमें हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो एरन जो पार्ट था सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एरन सौभाग नगर सौभोग नगर कहलाता था। ये किसका सौभोग नगर कहा गया है इस इंस्क्रिप्शन में एरन को, जिसका मतलब होता है पर्सनल जागीर। जागीर मतलब कि वो पार्ट होता था जहाँ पे किसी पर्टिकुलर राजा या फ्यूडेटरी के पास राइट होते थे कि वो वहाँ से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये समुद्रगुप्त की पर्सनल जागीर थी, इसलिए इसको सौभोग नगर कहा गया है इनके समुद्रगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन में। उस समय जो एरन जो प्लेस थी उसका नाम था एरिकिनी। ठीक है, ये भी हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसके अलावा हमको ये पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन से कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने क्या टाइटल लिया था। इनने टाइटल लिया था सर्वराज औचित्य। सर्वराज औचित्य का मतलब होता है अपरूटर ऑफ द ऑल किंग, सारे किंग्स को हराने वाला, इसको बोलते हैं सर्वराज औचित्य। ये टाइटल किसने लिया था? समुद्रगुप्त ने लिया था, और ये बात हमको पता चलती है इनके एरन इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा हमको एरन इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त का है इससे ये भी पता चलता है कि दत्ता देवी करके कोई लेडी थी जिससे इनने शादी की थी। ठीक है, इसके भी जो उल्लेख है जो इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है इस बारे में भी। ओके, अब जो सेकंड जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको जो समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है वो है समुद्रगुप्त का प्रयाग इंस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। तब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि इस इंस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें समुद्रगुप्त के अलावा हमको काफ़ी सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे कि जो इंस्क्रिप्शन है ये क्वींस एडिक्ट के नाम पे जाना जाता है, अशोका से भी एसोसिएटेड है। उसके अलावा जो मुग़ल किंग जहांगीर थे उनसे भी एसोसिएटेड था। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड इस इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या कहा गया है ये देखने के लिए हम ये इंस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन लिखा किसने है। तो ये इंस्क्रिप्शन लिखा है हरिसेना ने। अब ये कौन थे हरिसेना? ये इनके महासंधि विग्रहिका, महासंधि विग्रहिक मतलब के मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर को बोला जाता था उस समय। ये इनके मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर थे समुद्रगुप्त के। इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, इसको प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये इनके मिनिस्टर ने लिखा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो मिनिस्टर थे ये इनके फेवर की ही बात करेंगे, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताएंगे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें आपको समुद्रगुप्त की काफ़ी ज़्यादा प्रेजिंग मिलेगा, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, इसलिए इसे प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इसे समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट में लिखा है। अब एमपी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में? तो हमको ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे जब ये अपने एक्सपेडिशन के लिए साउथ की तरफ, ये वाले जो पार्ट है इसमें यहाँ जा रहे होंगे अटैक करने के लिए,
तो ये जो अपना मध्य प्रदेश है इस पार्ट से क्रॉस हुए, ये इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। ठीक है, पास थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के डेंस फॉरेस्ट से पास हुए। और यहाँ पे जो भी मैंने आपको कल ही बताया था कि जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किंग होता है तो वो बहुत बड़े एरिया पे रूल करने लगता है, तब जो होल्ड है किंगडम्स का, जैसे शुंग डायनेस्टी आई, कोई छोटी छोटी डायनेस्टी आई और उनका होल्ड धीरे धीरे कम होता जाता है, तो छोटे छोटे किंग्स इमर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई किंग, यहाँ पे कोई किंग, यहाँ पे कोई किंग, यहाँ पे कोई किंग, छोटी छोटी डायनेस्टीज इमर्ज हो जाती है। तो इनका ये जो प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन है, इसमें ये कहा गया है कि जब वो ये पार्ट को क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे किंगडम्स थे, इनको डिफीट करते हुए ये साउथ इंडिया की तरफ गए। ठीक है, ये बात हमको समुद्रगुप्त के प्रयाग इंस्क्रिप्शन में देखने मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी किया गया है, दिस फ्रेज ऑल्सो डिपिक्ट नागवंशी किंग गणपति नाग। यदि आपको कल का लेक्चर याद हो और यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो, इसके जो पहले का जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है उसमें मैंने मेंशन किया है नाग डायनेस्टी के बारे में। नाग डायनेस्टी जो थी, इनका जो रूल था वो था ग्वालियर का जो पवाया वाला पार्ट कहलाता है आज की तारीख का, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश का, वहाँ पे रूल था इनका। उस समय वो प्लेस कहलाती थी पद्मावती के नाम से। तो हमने ये नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, इनके जो किंग थे गणपति नाग, इनके बारे में पढ़ा। अब इनका ये जो समुद्रगुप्त प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, इसी में इसके बारे में कहा गया है, बताया है कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को डिफीट किया था। ठीक है, इस बारे में इस इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन्ड है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इस इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमको ये मिलती है कि जब समुद्रगुप्त अपने एक्सपेडिशंस के लिए साउथ इंडिया पे एक्सपेडिशन के लिए क्रॉस हो रहे थे मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी जो किंगडम्स थे उनको डिफीट करते हुए ये साउथ इंडिया की तरफ बढ़े। सेकंड चीज़ हमने ये देखी कि जो नागवंशी, नाग डायनेस्टी जो थी, जिनका रूल था ग्वालियर वाले पार्ट में, जो उस समय पद्मावती कहलाता था और जिसका प्रेजेंट नाम पवाया है, तो उस एरिया में एक नाग डायनेस्टी थी, उनके जो किंग थे गणपति नाग, उनको इन्होंने डिफीट किया था। इसके अलावा 3 लोकल रूलिंग डायनेस्टीज ट्राइब के बारे में भी इनका जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है। एक अभीर ट्राइब थी जिनका रूल था विदिशा में, एक संकानिक ट्राइब थी जिसका रूल था झांसी में, और एक थी कपारिक डायनेस्टी जिनका रूल था दमोह में, और ये सारी इस एरिया में आती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप आप देख पा रहे होंगे। यदि सॉरी, मैप थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मैं इसको थोड़ा क्लीन करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, आप ये जो मैप देख पा रहे होंगे, इस एरिया में दमोह आता है, विदिशा इस पार्ट में आ जाता है, और झांसी ये यूपी में इस एरिया में आता है। तो यहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स थी उनका रूल था, उनके रूल के बारे में इस इंस्क्रिप्शन से हमको देखने मिलता है। इसके अलावा हमको क्या और बात से पता चलता है कि इनका कुछ इम्पैक्ट रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये जो समुद्रगुप्त हैं इनके कॉइन्स मिले हैं हमको, इनके कॉइन्स मिले हमको विदिशा वाले रीजन से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्रगुप्त का क्या रोल रहा है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, या समुद्रगुप्त ने किस तरीके से कौन से रूलर्स को इन्वेट किया है, तो आप बता सकते हैं। या ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर जिसको समुद्रगुप्त ने डिफीट किया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं। तो ये गुप्ता डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी से रिलेटेड आपको हर फैक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो आए समुद्रगुप्त के बाद में वो थे चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। इनने तो अपनी कैपिटल ही उज्जैन को बना लिया था, उज्जैन इनकी कैपिटल बन चुकी थी। 375 से 415 AD का इनका टाइम पीरियड था। वेरी इंपॉर्टेंट किंग है, इनको आप 3-4 स्टार्स लगा लीजिए। अब क्योंकि MP का वेटेज ज़्यादा है तो ये 11 मार्कर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त
टू विक्रमादित्य का क्या रोल रहा है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, या उनके नवरत्न के बारे में पूछा जा सकता है, या उस समय की सोसाइटी कल्चर किस तरीके का था वो पूछा जा सकता है। तो ये जो सोसाइटी है, कल्चर है, ये उस समय जो डायनेस्टीज़ होती थी उनका लगभग सेम होता था। तब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, रिलीजियस कैसा था, वर्ण सिस्टम था कि नहीं था, ये सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग थे, इनको ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग कहा जाता है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। और इनको कहा जाता है कि ये जो मोस्ट फेमस और पॉपुलर किंग थे उज्जैन के, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ये वही थे चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त टू ने ही विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, एक्वायर द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसके अलावा शकारी, धव, देवराज, ये सारे इनने टाइटल्स लिए थे। उज्जैन जो थी ये इनकी सेकंड कैपिटल थी। फर्स्ट कैपिटल तो डेफिनेटली पाटलिपुत्र ही होगी, जो सेकंड कैपिटल थी वो थी उज्जैन। आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि जो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब गुप्ता और मौर्यन के टाइम पीरियड की बात पढ़ते हैं, उसके बीच का भी जो टाइम पीरियड पढ़ते हैं, उस समय मध्य प्रदेश का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बोल सकते हैं या सबसे स्ट्रॉन्ग कैपिटल जो थी वो था उज्जैन। मतलब कि पाटलिपुत्र के बाद में यदि किसी भी रूलर का जो सेकंड पॉइंट होता था कैप्चर करने का या कोई टेरिटरी को वो एक्वायर करना चाहते थे तो वो उज्जैन वाला रीजन होता था, अवंती वाला रीजन होता था। अभी आप स्टार्टिंग से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मगध के अलावा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था वो अवंती वाला रीजन था। तो ये दो रीजन पे हर कोई किंग रूल करना चाहता था। ठीक है, तो इनकी भी फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्र मगध वाला रीजन रही और जो इनकी सेकंड कैपिटल थी वो उज्जैन बन गई। ठीक है, इनने उज्जैन को कैसे कैप्चर किया, तो साक रूलर्स को डिफीट करके करा। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि रुद्र सिंह जो किंग थे वो साक रूलर थे, जिनको डिफीट करके चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था वेस्टर्न क्षत्रप वाले रीजन में। ये था वेस्टर्न क्षत्रप वाला रीजन। देखिए मैं आपको इस मैप में बताती हूँ, ये वाला जो पार्ट था ये वेस्टर्न क्षत्रप था। ये मैप है 375 AD का, जब चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का रूल स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद में 450 AD तक वेस्टर्न क्षत्रप पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो गए और ये पूरा की पूरा पार्ट जो था ये गुप्ता एम्पायर का पार्ट बन गया। और यहाँ नीचे कौन सी डायनेस्टी थी, तो यहाँ नीचे थी पकाटक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आप इस मैप से इजीली समझ सकते हैं। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, हमने यहाँ देखा कि जो सेकंड कैपिटल थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो उज्जैन थी। इसके अलावा हमको क्या देखने मिलता है, एक देवी चंद्रगुप्तम। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ये बुक पे भी आप स्टार लगा लीजिए, 3 मार्कर में आ सकता है, इट कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, ये देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है ये विशाख दत्त ने लिखी है, विशाख दत्त की बुक है ये। इसमें हमको पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त थे ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उज्जैन में स्पेंड करते थे अपने नवरत्न के साथ। ठीक है, ये बात हमको देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है उससे पता चलती है। ये देवी चंद्रगुप्तम में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है चंद्रगुप्त से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से एज सच इसका कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनके कोर्ट में कौन से नवरत्न थे, क्योंकि नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ चुका है। सबसे पहले है कालिदास। कालिदास को इमॉर्टल पोएट कहा जाता है और प्ले राइटर कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, इनको शेक्सपियर से भी कंपेयर किया जाता है। अब इनकी जो पोइट्री है और ड्रामा है वो वर्ल्ड फेमस है, आप समझ लीजिए। इंडिया में तो फेमस है, काफ़ी सारे इनके ड्रामास और पोइट्री बहुत फेमस है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है पोइट्री में ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशा। ठीक है, ये इनकी पोइट्रीज़ हैं। और जो इनकी ड्रामा है इसमें इम्पॉर्टेंट है मालविका अग्निमित्र, अभिजान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो ये इनके इम्पॉर्टेंट जो ड्रामा है वो लिखे हैं हमने और जो पोइट्री है वो लिखी है, जिसमें से मालविका अग्निमित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे MPPSC के
पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अग्निमित्र थे ये शुंग डायनेस्टी के किंग थे और इनने विदिशा को अपनी कैपिटल बनाया था। ये बुक उनसे रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अभिजानन शकुंतलम, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो शकुंतला जो महाभारत का कैरेक्टर है उनकी स्टोरी दी हुई है। फिर विक्रमोवाशियन, ये जो बुक है ये भी ड्रामा बुक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक इनके जो 9 रत्न में थे वो थे कालिदास, दूसरे थे अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर मतलब कि ये उसकी मतलब वोकेबलरी लिख रहे थे, डिक्शनरी लिख रहे थे, लेक्सियोग्राफी मतलब, ठीक है। और पोएट भी थे ये। इनकी काफ़ी अच्छा होल्ड था संस्कृत की वोकेबलरी पे, और इनने अमर कोश करके वोकेबलरी ऑफ संस्कृत एक बुक लिखी थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद में धन्वंतरी। धन्वंतरी का नाम सुनते से ही आपके दिमाग में आता है ग्रेट फिजिशियन। ये एक ग्रेट फिजिशियन थे जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते थे। इनकी बुक थी नवंतिकम। नवंतिकम जो इनकी बुक है ये एक मेडिसिनल टेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में 3 मार्कर में आ जाएगा नवंतिकम क्या है या किससे रिलेटेड है, 3 मार्कर में सीधे आ सकता है। या जो MPPSC के एग्ज़ाम है MCQ के तौर पे किस तरीके से आ सकता है कि इसमें से कौन सी बुक है जो कि धन्वंतरी ने लिखी है, तो उसमें नवंतिकम आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं वारामिहिर के बारे में। जो वारामिहिर है ये एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों पे बुक लिखते थे, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों पे इनका ग्रेट होल्ड था। इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखते थे। इनकी जो पंच सिद्धांतिका है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर एक समरी है। क्या नाम है बुक का? पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा बृहद संहिता और बृहद जातक, ये दोनों चीज़ें भी इन्हीं ने लिखी है। ये भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें ये जो बुक है इसमें ग्रीक एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस आप देख पाते हैं, ठीक है। तो कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वारामिहिर। अब वररुचि, ये वररुचि है, यहाँ आई आएगा। ये जो वररुचि है ये भी एक ग्रामेरियन थे और संस्कृत एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। इनकी बुक है वर्तिका। वर्तिका जो बुक है ये अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट है, ठीक है। अष्टाध्यायी जो बुक है उसके ऊपर कमेंट है। वर्तिका इनकी बुक, वररुचि इनका नाम है, याद रखिएगा क्योंकि ये नवरत्न का पार्ट है। इसके बाद में वैताल भट्ट, आप इनका नाम तो इजीली याद रख सकते हैं। विक्रम वैताल की जो कहानी है उसे आप याद रख लीजिए, वैताल भट्ट ये मैजिशियन थे और इन्हीं के कोर्ट में थे, ठीक है। इसके बाद में शप्रंख थे एक नवरत्न में, फिर थे शंकु और एक थे घटकर्ण, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9 रत्न थे जो कि चंद्रगुप्त II के कोर्ट में थे। ये अपनी अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट्स थे, मतलब कि उस समय के आप बोल सकते हैं कि हर फील्ड में इनका नॉलेज होता था। इस तरीके के 9 रत्न बाद में हम अकबर के कोर्ट में देखते हैं और एक चंद्रगुप्त II के कोर्ट में देखते हैं। अब ये जो सांची इंस्क्रिप्शन है, सांची में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको जिसमें कहा गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य वेस्टर्न क्षत्रप का जो पार्ट है और जो साक किंग है उनके अगेंस्ट बैटल लड़ने जा रहे थे या एक्सपेडिशन के लिए जा रहे थे मालवा रीजन में, तो ये इन्होंने सांची में हॉल्ट लिया था विथ हिज आर्मी चीफ, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों? अभी बात क्या इंपॉर्टेंस रखती है कि उन्होंने हॉल्ट लिया था वहाँ पे, ये बात इम्पॉर्टेंस नहीं रखती है। ये चीज़ हमको एक हिस्टोरिकल अकाउंट देती है कि चंद्रगुप्त जो II थे, विक्रमादित्य थे, उनने साक रूलर्स को डिफीट किया था और मालवा रीजन को कॉन्कर करके अपना एम्पायर का पार्ट बना लिया था। इसलिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमको किससे पता चलता है? तो ये हमको सांची इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसके अलावा फायन एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के टाइम पे ही इंडिया आए थे। 13 to 14 ईयर्स ऑलमोस्ट ये इंडिया में रहे थे और इन्होंने मालवा को विज़िट किया था और इन्होंने ये कहा था कि जो मालवा का जो क्लाइमेट है, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड है मालवा का क्लाइमेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया था फायन ने।
तो फायान ने किसके टाइम पे इंडिया विजिट किया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम विजिट किया था। और फायान किसके टाइम मालवा रीजन आए थे? तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे मालवा रीजन में आए थे। ये ख़त्म होता है हमारा। अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरे गुप्ता रूलर्स थे, ऐसा तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन नहीं है मध्य प्रदेश के साथ, बट जो भी छोटे छोटे इम्पॉर्टेंस हैं उनकी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, हम वो देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं वो देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री को जानने में, और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट, ये जो कुमारगुप्त फर्स्ट है ये चंद्रगुप्त टू के बाद में आए थे एज अ किंग। 415 से लेकर 455 AD तक का इनका टाइम पीरियड था। मंदसौर दासपुर इंस्क्रिप्शन है इनका। मंदसौर जो सिटी है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, ये इस रीजन में आती है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये इस रीजन में आती है मंदसौर। तो मंदसौर जो है उस समय दासपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ से हमको कुमारगुप्त जो कि एक गुप्ता किंग थे उनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। अभी जो इंस्क्रिप्शन है ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिवना है। सिवना रिवर का जो एम्बैंकमेंट वाला जो पीस होता है, पार्ट होता है लैंड का, वहाँ पे हमको ये एक स्टोन पीस इंस्क्रिप्शन मिलता है कुमारगुप्त फर्स्ट का। अब ये इंस्क्रिप्शन हमको क्या बताता है? ये इंस्क्रिप्शन हमको बताता है कि कैसे गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था उसमें जो गुप्ता डायनेस्टी के जो लास्ट के जो किंग थे, जो मतलब 400 AD के बाद में किस तरीके से जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो चुका था, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी लेटर गुप्ता पीरियड में। इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं ये कुमारगुप्त के दासपुर इंस्क्रिप्शन से, इसलिए ये इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमको बताता है कि जो गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, मतलब कि जो एक समूह होता था सिल्क वीवर्स का, जो सिल्क बनाने का काम करते हैं, उन लोगों ने किस तरीके से जो गुजरात का जो पार्ट था, लात करके एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ से ये मंदसौर में आके बस गए थे, मतलब कि दासपुर में आकर बस गए थे। अभी ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी थी। तो हमको ये पता चलता है कि लेटर गुप्ता पीरियड में जो ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज़ थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसका कारण क्या था कि जो कुमारगुप्त जो किंग है, इन्हीं के टाइम पे हून इन्वेजन्स स्टार्ट हो गए थे। अब हमने देखा कि जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किंग्स होते हैं तो आपकी जो बॉर्डर होती है वो प्रोटेक्टेड होती है ये वाले पार्ट से, बट जैसे जैसे किंग वीक होते जाते हैं या आपके पास उतना मैन पावर नहीं होता फाइट बैक करने के लिए, तो इस एरिया से हम फॉरेन इन्वेजन्स कंटिन्यूसली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं। अब देखिए इस एरिया से तो कोई भी फॉरेन इन्वेजन होता नहीं था क्योंकि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स आ जाता था। हिमालयंस के कारण ये यहाँ पे एक जोग्राफिकल हिंड्रेंस मतलब के हो जाते थे, एक जोग्राफिकल ऑब्स्टेकल होता था फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। बट इस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। यदि इस बॉर्डर को ढंग से प्रोटेक्टेड नहीं किया जाता तो बार बार यहाँ से आपको फॉरेन इन्वेजन्स देखने मिलते थे। और हम देखते हैं कि जो लेटर गुप्ता पीरियड था 400 AD के बाद में जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से कंटिन्यूसली हून्स इन्वेजन्स होने लगे थे। हालांकि जो कुमारगुप्त थे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुप्ता किंग थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे से चेक रखा था इन पे, हून्स पे, ठीक है। तो उसी के कारण ये वाला जो एरिया था यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, ट्रेड एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो गई थी। और इसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है गुजरात से मंदसौर वाले रीजन में जो सिल्क वीवर्स का जो समूह था, गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स थे, वो सेटल हो गए थे आके। ये बात हमको ये इंस्क्रिप्शन बताता है। हम देखते हैं कि ये जो दासपुर वाला जो रीजन था यहाँ पे आके ये लोग सेटल हुए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक टेंपल बनवाया और ये जो टेंपल था ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन या लॉर्ड सूर्य को डेडिकेटेड ये टेंपल था, ठीक है। इसके अलावा हमको पता चलता है कि जो दासपुर था वहाँ पे एक छोटे से मतलब कि एक छोटा सा किंगडम था बंधु वर्मा का, और ये जो बंधु वर्मा जो किंग थे, रूलर थे दासपुर के, इन्होंने इस टेंपल को फाइनेंस प्रोवाइड किया था। तो ये बात हमको कहाँ से पता चलती है? तो कुमारगुप्त के इंस्क्रिप्शन से पता चलती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त का क्या इम्पोर्टेंस है।
अभी जो स्कंदगुप्त है इनका टाइम पीरियड है 455 से लेकर 467 AD। ठीक है, जो स्कंदगुप्त थे, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त आखिरी ग्रेट गुप्ता किंग थे। ठीक है, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब जब ये हुन्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, व्हेन ही वॉज बिजी अगेंस्ट हुन्स, आपको मैंने बताया कि ये जो पार्ट है यहाँ से कंटिन्यूसली हुन्स इन्वेजन देखा जाने लगा। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, कुमार गुप्त के टाइम से ही कंटिन्यूसली हुन्स अटैक करने लगे। अब जो यहाँ के जो किंग थे स्कंदगुप्त का काफ़ी कुछ जो समय था वो इसी चीज़ पे था कि हुन्स को किस तरीके से इंडिया के इन्वेजन से रोका जा सके। तो उस समय पे जो वकाटक डायनेस्टी, ये जो मैप देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा वकाटक डायनेस्टी वाला पार्ट, यहाँ के किंग थे नरेंद्र सेन। जो नरेंद्र सेन जो किंग थे यहाँ के, इन्होंने मालवा रीजन को कैप्चर कर लिया। ऑल्दो इनने मालवा रीजन को बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए कैप्चर किया था, क्योंकि स्कंदगुप्त ने वापस से इस रीजन को रीऑक्यूपाइड कर लिया था। ठीक है, ये हमको पता चलता है स्कंदगुप्त के बारे में। अब स्कंदगुप्त से रिलेटेड कोई इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में है तो हाँ है, इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमको क्या बताता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ट्रेड और कॉमर्स जो एक्टिविटीज़ थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हुन्स इन्वेजन के कारण काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सोर्सेस लगने लगे थे, और जो गुप्ता एम्पायर था वो धीरे धीरे उसकी वीकनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और इसके अलावा जो ये वाला रीजन था, यहाँ पे रहने वाले जो ट्रेडर्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और ये जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग थे, उनका जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी, ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज़ थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, जिसके कारण जो स्कंदगुप्त किंग बने तो उन्हें ग्रांटेड एड प्रोवाइड किया ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के गिल्ड को। मतलब कि जो गिल्ड्स ऑफ ऑयल मैन्युफैक्चर करने वाली जो समूह होता है, तेली श्रेणी जिनको बोला जाता है, उनको इनने ग्रांटेड एड प्रोवाइड करा, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त एज सच कोई बहुत ग्रेट गुप्ता किंग नहीं थे। इनके टाइम तक आते आते जो गुप्ता एम्पायर था उसका होल्ड भी कम हो चुका था, बट इनका इम्पोर्टेंस इंडिया एमपी के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि इनसे एसोसिएटेड हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसे हम एरन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। देखिए, हमने दो एरन इंस्क्रिप्शन पढ़े। एक एरन इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा समुद्रगुप्त से रिलेटेड, अब एक एरन इंस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे भानुगुप्त से रिलेटेड। ये जो भानुगुप्त से रिलेटेड एरन इंस्क्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन हमको सती प्रथा का फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें बताया गया है कि जो गुप्ता किंग थे भानुगुप्त और हून इन्वेडर थे तोरमन, इनके बीच में बैटल हुई, और इस बैटल के दौरान जो भानुगुप्त थे उनके एक फ्यूडेटरी थे गोपराज, ये इनको मर्डर हो गया, ये मर गए इस दौरान। और इनकी डेथ के बाद में जो इनकी वाइफ थी वो एंटर हो गई मास ऑफ फायर में। तो दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 510 AD का है, भानुगुप्त के टाइम का है। इनके जो एक फ्यूडेटरी थे गोपराज, उनकी डेथ हो गई थी हुन्स के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, जिसके कारण इनकी जो वाइफ थी वो मास ऑफ फायर में एंटर हो गई। और यही एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस है सती प्रथा का। आपको लगे तो इस पर एक नहीं 5 स्टार्स लगा लीजिए, बट इससे रिलेटेड एक एक डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं हुन्स और मध्य प्रदेश। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि हुन्स ने इन्वेट किया, आखिर ये हुन्स थे कौन और हुन्स का क्या एसोसिएशन रहा है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के साथ, अब हम ये देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली हुन्स थे ये नॉमेडिक ट्राइब थी, मतलब कि इधर उधर घूमने वाले जो जनजातियाँ होती हैं उस तरीके की एक ट्राइब थी, इधर उधर जाते रहते थे, ये वंडरर थे। और ये 4th सेंचुरी से 5th सेंचुरी AD के बीच में इन्होंने इंडिया में
अटैक करना स्टार्ट किया। इनमें काफ़ी ज़्यादा वारफेयर स्किल्स में ये स्किल्स इनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी होती थी, इनमें लड़ने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और इसी के कारण ये इंडिया पे कंटिन्यूसली अटैक करते रहे। इनका जो इन्वेजन था वो कुमार गुप्त के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, बट क्योंकि कुमार गुप्त, उसके बाद में स्कंद गुप्त, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किंग थे, इसलिए इन्होंने इनको अच्छे से चेक में रखा। बट उसके बाद में जो गुप्ता किंग्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और धीरे धीरे ये हून्स का होल्ड जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ पे और मध्य प्रदेश में बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ये जो नोमैडिक ट्राइब थी हून्स, ये कहाँ से आई थी? वैसे तो हमको कोई क्लियर कट पता नहीं है कि जो हून्स है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट तो भी ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न डे कज़ाकिस्तान, मतलब कि ये सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से यहाँ पर आए थे। 458 AD में इनने अटैक किया इंडिया पे, बट डिफीट कर दिया इनको स्कंदगुप्त ने। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि जो स्कंदगुप्त थे उनके टाइम पे भी काफ़ी अटैक्स इनके होते रहे, बट इन्होंने कभी भी इनको जीतने नहीं दिया। स्कंदगुप्त ने काफ़ी इफ़ेक्टिवली जो हून्स थे उनके ऊपर चेक रखा, काफ़ी इफ़ेक्टिवली उनको हमारी जो बॉर्डर थी इंडिया की उसको प्रोटेक्ट किया। बट स्कंदगुप्त की डेथ के बाद में जो गुप्ता एम्पायर था वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जो हून्स थे उनने ऑक्यूपाई कर लिया इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को, सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे पार्ट को और मालवा को भी। ठीक है, ये बात हमको यहाँ से पता चलती है। अब ये जो हून्स थे इन्होंने कश्मीर वाले रीजन को कैप्चर किया, तोरमन जो इनके किंग थे उनके अंडर। इसके अलावा इन्हीं के अंडर इन्हें पंजाब, राजपूताना, कश्मीर और पार्ट ऑफ जो दोआब था, गंगा यमुना वाला जो दोआब का पार्ट बोलते हैं, वहाँ तक इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन था वो वहाँ तक हो चुका था। ठीक है, अब जो तोरमन के बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके सक्सीड किया था जिनने हून डायनेस्टी को, वो थे मिहिर कुल। मिहिर कुल इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, तोरमन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके प्रेजेंस के हमको कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। मिहिर कुल एक शैव धर्म के फॉलोअर थे और ये परसिक्यूटर थे बुद्धिज़्म के। ठीक है, ये बौद्ध रिलीजन के लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा इनका जो इंटॉलरेंस था। ठीक है, मिहिर कुल। 530 AD में हम देखते हैं कि जो यशोधर्मन, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो यशोधर्मन थे ये मंदसौर के किंग थे, ये ओलिकर डायनेस्टी के किंग थे। जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ओलिकर डायनेस्टी के बारे में और पुष्यभूति डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी। इन्होंने जो हून्स थे उनको इस एरिया से पूरी तरीके से उखाड़ फेंका बोल सकते हो, मतलब ये अपरूटर कहलाते हैं हून्स के। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट किंग है। और जो दो हून इन्वेडर्स जो मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है तोरमन और दूसरे हैं मिहिर कुल। ठीक है, अब ये जो तोरमन है इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वरहा आइडल इंस्क्रिप्शन जो कि सागर में है। ये हमको बताता है कि जो तोरमन जो कि हून इन्वेडर थे वो MP में काफ़ी समय तक प्रेजेंट रहे, काफ़ी समय तक उनका प्रेजेंस देखा गया मध्य प्रदेश में। ये हमको वरहा आइडल इंस्क्रिप्शन ऑफ सागर बताता है। इसके अलावा जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जो मिहिर कुल जो हून इन्वेडर थे वो काफ़ी समय तक मध्य प्रदेश में रहे थे। तो ये जो हमको इनसे रिलेटेड ये दो इंस्क्रिप्शंस बनते हैं, वरहा आइडल इंस्क्रिप्शन और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। ये दो इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनके नाम भी याद रखिए क्योंकि 3 मार्कर में क्या आ जाएगा, 15 3 मार्कर्स होते हैं जिसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और यदि मध्य प्रदेश को इतना ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है तो मध्य प्रदेश से की जो हिस्ट्री है, कोई बहुत सारे बड़े बड़े किंग्स तो हैं नहीं, जो भी किंग्स हैं, जितनी भी हिस्ट्री पता है मध्य प्रदेश की, वो सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हून्स इन्वेडर हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, इसलिए इनके बारे में जो भी फैक्ट है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, गॉड नोज अबाउट इट। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पुष्यभूति डायनेस्टी, ओलिकर डायनेस्टी, उसके अलावा जो भी एमपी में स्मॉल किंगडम्स डायनेस्टी इमर्ज होकर आई है उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद में हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से परमार डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ, किस तरीके से परमार डायनेस्टी पिक्चर में आई, या इस तरीके से हम जो हमारा जो आगे का जो लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। थैंक यू।